मैं शपथ लेती हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। कल मेरे भाई ने एक न्यूज़ कटिंग भेजी थी, उसमें उसने भेजी थी एक व्यक्ति है जिसने करीब 10 नौकरी छोड़ करके, सरकारी 10 नौकरी छोड़ करके, और जो सेवा मैं दे रहा हूँ वो सेवा दे रहा है। तुमने पढ़ा होगा, मैंने शायद भेजा था ग्रुप पे। उसने 10 नौकरी छोड़ी है सिर्फ इसलिए कि हाँ, अपने वॉलंटियर जो है वो डेली लेता भी नहीं क्लास, सप्ताह में 3 दिन क्लास लेता है और वॉलंटियर बच्चों को तैयारी करवाते हैं ऐसे ही स्वेच्छा से, बिना किसी फीस के फ्री पढ़ा रहे हैं। और उनके अब तक जो है 200-250 बच्चे IAS IPS बन चुके हैं, और मतलब करीब 60-70 बच्चों का बैच है, और वो सप्ताह में 3 दिन क्लास लेते हैं, शाम को 6:30 बजे से 8-8 बजे तक। अब उन्हीं के डायरेक्शन में लोग तैयारी कर रहे हैं, और जितने बच्चे बैठे हैं सभी जो है IAS और IAS परीक्षा की प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस में बैठते हैं, ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें से। तो ऐसे ऐसे जुनूनी व्यक्ति हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ करके ये काम कर रहे हैं। तो देखो, वही चीज़ मैंने बताया ना कि जिस काम में मज़ा आए वही करना चाहिए। पैसे के लिए हर इंसान काम नहीं करता है, बहुत कम, मतलब वैसे मतलब लोग पता नहीं क्यों पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा तो कुछ है ही नहीं, पैसा क्या, हम इंसान सभी चमड़ी लेकर आए हैं, और बस ये है कि पैसा उतना ही ज़रूरत है जितना पैसे से हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। भाई समय समय पर जो है मुद्रा चलन में रही है, कभी जो है चमड़े का, तो कभी शीशे का, तो कभी तांबे का, कभी लोहे का, कभी किसी चीज़ की, कभी चांदी का, सब समय समय पर प्रचलन में इसीलिए रहा है कि लोगों की ज़रूरतें, लोगों की खरीदारी जो है उनसे हो सके। वो एक माध्यम है, बल्कि हमें किस पे कमांड करना है, हमको तो संसाधन चाहिए। हमको क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। जो प्रकृति ने दिया है उसी प्रकृति के संसाधनों को ही जो है मॉडिफाइड करके हमें यूज करना है, और वो उसके लिए हमें जो है मुद्रा ज़रूरी होती है। बस ये इतना ही है मुद्रा, और कुछ नहीं, मनी कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो हम लोग जो है सल्तनत काल पूरा पढ़ लिए थे, लेकिन सल्तनत काल देखो, हर इतिहास में मैंने बताया कि इतिहास में एक कालक्रम है, उसको पढ़ा जाता है कि कब कौन शासक रहे, और फिर उसके बाद में उसके समय की व्यवस्था क्या थी, संस्कृत कल्चर क्या थी, वो भी पढ़ते हैं हम लोग। कल्चर में पढ़ते हैं कि उस समय स्थापत्य कला कैसी थी, उस समय साहित्यिक विकास कैसा हुआ, समाज का विकास कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में यही सब देखते आए। तो अभी प्रश्न जो है, वैसे मोस्टली इतिहास को लोग ये समझ लेते हैं बस ये शासक रहा और यहाँ से यहाँ तक जो है शासन किया, और उसके शासन के समय की ये घटनाएं हुई। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो उस समय का समाज देखते हैं, उस समय के समाज को आज के समाज से तुलना करते हैं, तब जा कर के इतिहास जो है पूर्ण होता है। भाई इतिहास मैंने बताया ना, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उसका हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को, हम विषय को कितना यूज कर रहे हैं आज के समय में। तो जब तक हम उसको समग्रता से नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे, तब तक उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम वाले क्या करते हैं, लूसेंट लेकर के और 10 बार पढ़ लेते हैं, रट जाते हैं, और फिर वनडे एग्ज़ाम्स की परीक्षा में, लेकिन अब वो भी नहीं, वनडे एग्ज़ाम तो कुछ रह ही नहीं गया। सारी ज़्यादातर परीक्षाओं में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं आपको। अब इस समय तो आपको अगर लेखपाल भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो 2-3 परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ती जा रही है तो आपको जो है एक बार तैयारी जो है 2 साल 3 साल लग करके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तब जा कर के उस भीड़ के हिस्से से बाहर निकलोगे, उस भीड़ के हिस्से से तब बाहर निकलोगे। इसलिए जो है, और समय बीत जाता है पता नहीं चलता है, 2 साल 3 साल चुटकियों में बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए जो है एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहो और तैयार हो जाएगा पूरा सब कुछ जो है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी बर्डन के। तो हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे थे। देखो, सल्तनत काल शुरू होता है मुस्लिम आक्रमण से। अब मुस्लिम आक्रमण शुरू होते हैं भारत में 712 AD से। अब ये मुस्लिम धर्म आया कैसे, उसका उदय कैसे होता है? तो हम लोगों ने देखा था जो अरब क्षेत्र था, ये है ना
अरब कंट्री है। इस तरीके से जो है ये अरब कंट्री है, इंडिया है। तो इस अरब कंट्री में यहाँ पर जो है मक्का है, यहाँ पर क्या है, मक्का है, यहाँ है मदीना। अरब कंट्री में मक्का वाले क्षेत्र में हज़रत मोहम्मद का जन्म होता है, हज़रत मोहम्मद का जन्म होता है। ये वाला क्षेत्र पूरा क्या है, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। और सबसे पहले मानव जो है जब उदय होता है इस पृथ्वी पर तो समाजीकरण होता है मानव का, उसके बाद कबीलों का उदय होता है। कबीले मतलब कुछ व्यक्ति मिल करके एक संगठन बनाते हैं, कुछ परिवार के समूह के सदस्य, पारिवारिक समूह जो है मिल करके एक कुनबा बना लेते हैं, तो वही कबीला कहलाता है। अब उसी कबीले में धीरे धीरे करके कुछ लोग समझदार हो जाते हैं, फिर वो जो है एक बड़ा कबीला बना लेते हैं, कई कबीलों को जीत करके बड़ा कबीला बना लेते हैं, फिर वही राज्य बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कबीले, छोटे छोटे कबीले थे, उसी एक कबीले में जो है एक व्यक्ति थे हज़रत मोहम्मद, जिनका जन्म हुआ था 570 AD में। 570 AD में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मक्का में हुआ था, ठीक है। अब ये इनके जो है चाचा ने इनका लालन पालन किया। माता और पिता जो है बचपन में ही, पिताजी तो जन्म से पहले एक्सपायर हो गए थे और माता जो है जन्म के कुछ महीने बाद एक्सपायर हो गई थी। तो इस तरीके से इनके चाचा ने लालन पालन किया। फिर बाद में खतीजा से इनका विवाह हो जाता है और ये जो है हीरा की गुफा में जा करके साधना करते हैं। तो वहाँ जिब्राइल नामक देवदूत आता है इनके पास में और इन्हें कहता है कि तुमको जो है सिद्धि प्राप्त हो गई है, तुम नबी हो गए हो, रसूल हो गए हो, अब तुम जो है एक पैगंबर हो गए हो, ईश्वर की बातों को अब ले जा करके तुम लोगों तक फैलाओ। तो फिर ये वहाँ से गुफा से चले जाते हैं, लोगों के बीच जो है बताते हैं कि जो है एक अल्लाह है और उस अल्लाह के हम सब बंदे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुस्लिम धर्म का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। क्या हो, सुनो हाँ बढ़िया है, बैठ के सुनो ये पैगंबर के बंदे हैं ये भी। तो फिर अब जहाँ आदमी, मैंने बताया इंसान जहाँ रहता है वहाँ पर उसकी कदर नहीं होती है। जहाँ पर इंसान रहता है वहाँ पर उसकी कदर नहीं होती है। तो फिर ये 622 AD में देखो कुछ, अब ये सन जो है, जो मेन सन है वो ये ऐसे इतिहास मतलब याद रखना है। 622 AD में ये मक्का से कहाँ चले जाते हैं, मदीना, कर्क रेखा को पार करके और मदीना चले जाते हैं 622 AD में। तो इस घटना को कहा गया हिजरत। इस घटना को क्या कहा गया, हिजरत। इस घटना को हिजरत कहा गया। तो अब यहाँ से ऐसे फैक्ट्स याद होते रहेंगे। अब हिजरत, जब इस घटना को मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत है, तो इन्हीं की याद में एक सम्मत शुरू किया गया जिसको बोला गया हिजरी सम्मत। कौन सा सम्मत, हिजरी सम्मत। तो हिजरी सम्मत कब शुरू हुआ, अब यहाँ सन याद होना चाहिए 622 AD में। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा। अब ये सब कहानी मैंने बताया उनसे नहीं बनेगा। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 AD में। 622 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिजरी सम्मत के लिए। किस लिए, हिजरी सम्मत के लिए। तो कहानी इसलिए बताई कि हिजरी सम्मत आपको याद रहे। क्यों, क्योंकि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो है मक्का को त्याग करके और कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। अब मदीना में ही कुरान की रचना होती है। जिस तरीके से हमारे धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जिस तरीके से चतुर्वेदों की रचना हुई है, चतुर्वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात पुरुष ने नहीं लिखा है बल्कि इसको देवताओं से, ऋषियों को प्राप्त हुई है और वो बातें जो है संग्रहित कर दी गई हैं। तो इस तरीके से जो है 4 वेदों की रचना होती है। इसी प्रकार से इनका धार्मिक ग्रंथ जो कुरान है, कुरान की रचना इसी तरीके से होती है, वो भी अपौरुषेय है। मोहम्मद साहब जो है उनको ये बातें, जो भी जितनी भी बातें वो बताती हैं, उनको कुरान में जो है संग्रहित कर दिया जाता है। उनको बातें कहाँ से मिली है, देवदूत से मिली है, जिब्राइल से मिली है, जिब्राइल। और जिब्राइल ने बताया अब तुम पैगंबर हो गए हो। और पैगंबर कौन होता है, अल्लाह का बंदा होता है जो इंसानों तक बातों को, अच्छी बातों को पहुंचाता है। तो इस तरीके से 622 की घटना। अब ये मक्का जो है से मदीना जब चले जाते हैं तो मदीना में जाके एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करते हैं। तो यहाँ से एक फैक्ट्स मिल गया, प्रथम इस्लामिक राज्य कहाँ स्थापित होता है, अरब देश में, वो भी कहाँ, मदीना में। ठीक, इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 632। अब ये मृत्यु भी याद रखना है, तो ये सन ऐसे याद रखना है, सारे कुछ इतिहास में याद करने की जरूरत नहीं। 632 AD में हज़रत मोहम्मद साहब का क्या हो जाता है,
मृत्यु हो जाती है। तो 570, 622, 632 बस यही तो सन याद करने हैं, रटोगे तो नहीं याद रहेगा। 632 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद जो है खलीफाओं का दौर आता है, तो 4 प्रमुख खलीफा शुरुआत में आते हैं। इसके बाद खलीफा का पद भी वंशानुगत हो जाता है। खलीफा का पद भी, अभी तक तो खलीफा वो बनते थे जो योग्य होते थे, और खलीफा क्या है, खलीफा एक्चुअली एक तरीके से धार्मिक गुरु होते थे जिन्होंने, अब मैंने बताया कि मुस्लिम कंट्रीज में जो कानून होते हैं वो शरीयत के अनुसार चलते हैं। अब शरीयत क्या भला है, तो जो कुरान है, कुरान की बातों को ही व्याख्या करके उनको अलग से नियमबद्ध कर दिया गया। तो उन बातों के आधार पर जब जो है किसी शासन सत्ता को चलाया जाता है तो वो कहलाती है शरीयत। क्या कहलाती है, शरीयत। तो शरीयत अलग से कुछ नहीं है, कुरान की ही बातों को व्याख्याकारों ने जो है व्याख्यायित किया है तो उसे शरीयत कहते हैं। ऐसे कुरान है, हदीस है, तो हदीस की कुछ बातें हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, शरीयत कहलाती हैं। तो शरीयत के आधार पे क्या किया गया है, शासन सत्ता को संचालित किया गया है मुस्लिम कंट्रीज में। तो यहाँ तो इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है। फिर इस्लाम धर्म कहाँ पहुँचता है, इंडिया पहुँचता है। अब मैंने बताया कि इस्लाम धर्म किस रूप में इंडिया पहुँचता है। सबसे पहले अरब आक्रमणकारी भारत में आते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा, उसमें दे देगा भारत में मुस्लिम धर्म सबसे पहले कहाँ से आया, तो ऑप्शन दे देगा अरब से, तुर्क से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। ठीक है, तो आप टिक लगाओगे पाकिस्तान मतलब आप जो है अगर नहीं ध्यान रखोगे तो टिक लगाओगे पाकिस्तान, क्योंकि हमने ही पैदा किया है उसको ना, पाकिस्तान को। तो कहाँ से आया, अरब कंट्री से। अरब कंट्री से कब आया, 712 AD में एक सफल आक्रमणकारी 17 वर्ष का मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत आक्रमण करता है 712 AD में। और वो आकर के सबसे पहले भारत में जो है सिंध वाले क्षेत्र में, इस वाले प्रांत में, भाई भारत पहले पूरा सिंध उन सब भारत में ही था, सिंध वाले क्षेत्र में, हाँ अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा भारत में नहीं था, कुछ हिस्सा था। तो उस समय जितना था भारत में वो अफगानिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान वाला हिस्सा जो बाद में जो है बल्कि प्राचीन समय में भारत में ही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अफगानिस्तान वगैरह जो है सब दान दक्षिणा में ले लिया था, दहेज में ले लिया था, पूरा सब उसका हो गया था। हाँ, सेल्यूकस निकेटर ने उसको दहेज में दे दिया था। तो इस तरीके से जो है 712 AD में सिंध प्रांत में जो है उसका आक्रमण होता है। और सब अब प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर थोपा। कौन सा कर थोपा, जजिया कर। ऐसे फैक्ट्स होते हैं, ये प्रश्न आते हैं। ठीक, तो जजिया कर कब से शुरू हुआ, 712 ईस्वी से शुरू हुआ, जजिया कर का प्रारंभ हो जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम तो चला जाता है। उसके बाद में जो है भारत में कौन आते हैं, तुर्क आते हैं। भारत में कौन आते हैं, तुर्क आते हैं। तो अरब आक्रमणकारी आए, फिर बाद में कौन आए, तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी में भी दो आक्रांता हैं, दो इन्वेजर हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। पहला कौन है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला आता है, जो गजनी वंश से आता है, जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही गजनी है। ठीक है, तो गजनी वाले क्षेत्र में, अब गजनी मूवी याद रखना, तो गजनी मूवी याद रहेगा, जैसे ही गजनवी का नाम आएगा तैसे ध्यान आ जाएगा दिमाग में कि गजनी मूवी वाला है, सर टकला हुआ है ना उसका, आमिर खान का। तो गजनी मूवी याद हो तो जो है सबसे पहले 1000 से लेकर 1027 AD तक जो है कौन भारत में आक्रमण करता है, महमूद गजनवी। प्रश्न अब कन्फ्यूजन में होगा यहाँ पर कि पहले गौरी दे देगा, गजनवी दे देगा, तो उसमें आपको कन्फ्यूज होगा कि जो है 17 बार आक्रमण कौन करता है भारत में। तो कन्फ्यूज में आप गौरी कर सकते हो, लेकिन गौरी नहीं, कौन करता है, गजनवी करता है। पहले जो आया, पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन आया था, महमूद गजनवी आया था। गजनी या गजनवी, गजनी का गजनवी, गजनी का था इसलिए उसको गजनवी कहा गया। ठीक है, तो गजनी आता है 1000 से लेकर 1027 तक। सारे आक्रमण याद नहीं। हेनरी इलियट एक इतिहासकार था जिसने जब इसको इतिहास में पढ़ा, तो उसने देखा कि इसके 17 प्रमुख आक्रमण थे जो भारत में हुए हैं। तो किसने कहा, हेनरी इलियट ने। हेनरी इलियट एक पाश्चात्य जो है इतिहासकार था जिसने इसका अध्ययन किया, तो ये पाया कि 1000 से लेकर 1027 तक कितनी बार आक्रमण हुए हैं, 17 बार। ठीक है, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, 1025-26 ईस्वी वाला, कौन सा, सोमनाथ टेम्पल वाला। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है यहाँ पर। ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल वाला सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, जो 1025-26, कहीं 1025 लिखा मिलेगा, कहीं 1026 लिखा मिलेगा। दोनों सन आपको याद रखने हैं। तो गुजरात में जो है उस समय चालुक्य वंशीय शासक, गुजरात में चालुक्य वंशीय शासक थे ही। ठीक है, तो चालुक्य वंशीय शासक भीम प्रथम किसके विरुद्ध में हुआ था, भीम प्रथम के विरुद्ध में।
तो इस तरीके से उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और यहाँ से सोना ले गया था। इनका मकसद ही था भारत में संपत्ति को ले जाना और दुनिया में अपना जो है डंका बजवाना कि हम आक्रमणकारी हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ पर लूट लेते हैं। तो इस तरीके से जो है महमूद गजनवी का ये महत्वपूर्ण आक्रमण था। लेकिन प्रश्न यहाँ से भी आता है, महमूद गजनवी का भारत में टक्कर लेने वाला कौन था? विद्याधर था। कौन था? विद्याधर था। बुंदेलखंड का शासक, कहाँ का था? बुंदेलखंड का शासक। चंदेल शासक था। कौन सा शासक था? चंदेल शासक था। चंदेल शासकों ने ही भारत में क्या बनवाया है? खजुराहों के टेम्पल बनवाए हैं, खजुराहों के मंदिर। जब हम स्वतंत्र शासक पढ़ेंगे तो उसमें खजुराहो वगैरह, चंदेल शासक, ये सब पढ़ेंगे, इसके बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से फैक्ट्स बनते हैं। इसके बाद में दूसरा तुर्क आक्रमणकारी कौन आता है? गौरी आता है, मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी आता है तो उसका 1175 से लेकर के और 1206 तक उसका आक्रमण भारत में होता है। तो ये सन याद रखने हैं, 1175 से लेकर के 1206 तक। तो गौरी का मुख्य बातें हैं। अब इसमें प्रश्न आता है कि गौरी को सबसे पहले भारत में किससे हार का सामना करना पड़ा? किसने हराया था? वही चालुक्य वंशीय शासक गुजरात का भीम द्वितीय उसने हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। अब प्रश्न आएगा यहाँ पर, मोहम्मद गौरी दे देगा, गजनवी दे देगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गजनवी भी टिक लगा सकते हो। किसको हराया था? गौरी को हराया था। लेकिन भीम प्रथम जो उसी के खानदान का था वो जो है पीठ दिखा करके भाग गया था और सोमनाथ टेम्पल जो उसको लूटा गया था। अब प्रश्न कभी कभी आ जाता, थोड़ा गहराई में चला जाएगा तो सोमनाथ टेम्पल के अंदर घुस करके एग्जामिनर पूछ लेगा किसका मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है? शिव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो इस तरीके से जो है गहराई में घुस करके कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1175 से 1206 ईस्वी तक जो है गौरी को पहले भारत में परास्त करने वाला था भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय। दो नाम है। अब तुम ऑप्शन में देखोगे मूल राज द्वितीय रहेगा और कहोगे गुरुजी ने तो भीम द्वितीय बताया था, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर अंधा चोटी टिक मारोगे या छोड़ के आओगे। तो दूसरा नाम क्या था उसका? मूल राज द्वितीय। तो मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय ने सबसे पहले किसको जो है किससे टक्कर लिया? मोहम्मद गौरी से। इसके बाद में दूसरा कौन शासक होता है जो इसको हराता है? तराइन के प्रथम युद्ध में। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान भी ऑप्शन में नहीं होगा। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चतुर्थ, ये ऑप्शन में दे दिया। अब ले, अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कहोगे गुरुजी ने तो पृथ्वीराज चौहान बताया था, इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो पृथ्वीराज तृतीय किसने? पृथ्वीराज तृतीय को ही कहा गया पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय को ही कहा गया पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का जो इलाका था वो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, वो गुजरात का राजस्थान, इसके आसपास वाला क्षेत्र जो है, दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या था? जो है पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था। तो 1191 ईस्वी में पहला तराइन का युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? तराइन के मैदान में पहला तराइन का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो कौन हार जाता है? गौरी हार जाता है। गौरी हार जाता है। फिर उसके 1 साल बाद ही तैयार होकर के पुनः आ जाता है गजनी। कहाँ से? गजनी। वो भी गौर वंश के शासक अफगानिस्तान से ही आता है, गजनी वाले क्षेत्र से ही आता है। तो उस समय गौर वंशों का शासन था, इसलिए इसको गौरी कहा गया है। ठीक, वो भी वहीं से आता है, जो है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से। तो वहाँ से गौरी आया। तो अब दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में दूसरा तराइन का युद्ध होता है। तो इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं युद्ध में मारा गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं उसको बंधक बना करके अपने साथ जो है गौर ले गया। और वहाँ पर जो है एक क्रीड़ा होती है जिसमें गौरी भी मार देता है, जो है शब्दभेदी बाण चला करके ना। तो ये तो चंद्रवरदाई कहता है। अब इसी के दरबार का दरबारी कवि था जिसका क्या नाम था? चंद्रवरदाई। अब चंद्रवरदाई ने कौन सी किताब लिखी है? पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक किताब लिखी है चंद्रवरदाई ने, पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो कब अलग नहीं था, बल्कि पृथ्वीराज तृतीय का ही क्या था? मित्र था। और उसी के दरबार में रहने वाला दरबारी कवि, दरबारी इतिहासकार था। कौन? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई अपनी किताब में लिखता है कि गौरी के साथ हम लोग बंधक बनाकर जाते हैं गौर, और वहाँ पर जो है क्रीड़ा के दौरान शब्दभेदी बाण चलवाते हैं अपने महाराज से और गौरी का हम अंत करवा देते हैं।
तो 1206 ईस्वी में जो है गौरी का एंड हो जाता है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं नहीं, खोखरों से लड़ते हुए 1206 ईस्वी में, खोखर मतलब जाट, पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर जो है जाट बैठे थे, जाटों से जो है उसको लड़ते हुए जो है उसका एक खोखर, एक जाट जो है नमाज पढ़ते समय उसकी हत्या कर देता है 1206 ईस्वी में। तो इस तरीके से दोनों दृष्टिकोण से हमको समझ करके रखना है। तो पृथ्वीराज रासो हो गया। इसके बाद में जो है, इसके मरने के बाद में इसके मुख्य रूप से 4 दास थे। दासों का तो पूरा एक वो लगा रखा था, बहुत सारे दास थे, लेकिन ऐबक एक दास था इसका, यल्दौज एक दास था इसका, कुबाचा एक दास था इसका, और बख्तियार खिलजी था। और कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी इसलिए जाना जाता है इतिहास में क्योंकि इसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जो थे, प्राचीन विश्वविद्यालय थे, उसको क्या कराया था? जला दिया था, नष्ट करवा दिया था, नालंदा और विक्रमशिला। तो बख्तियार खिलजी इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये, अब यहाँ प्रश्न पूछेगा, प्रश्न यहाँ पर पूछेगा कि जो है मोहम्मद गौरी का कौन सा दास, मोहम्मद गौरी का कौन सा दास जिसने बंगाल बिहार की विजय की थी? किसने विजय की थी? बंगाल और बिहार की विजय किसने की थी? बख्तियार खिलजी ने। यहाँ से साथ में आया बिहार और बंगाल को जीता किसने? बख्तियार खिलजी ने। क्योंकि बिहार में ही तो है कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इन विश्वविद्यालयों को जला दिया, आग के हवाले कर दिया बख्तियार खिलजी ने। और एक था एल्दौज, और एक सिंध वाले क्षेत्र में था कुबाचा, और दिल्ली वाले क्षेत्र में था ऐबक। ठीक, एल्दौज कहाँ पर बनाया गया? जहाँ का स्वयं शासक था गौरी, ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान वाला क्षेत्र एल्दौज को मिल गया, और सिंध वाला प्रांत किसको मिल गया? कुबाचा को मिल गया, और ऐबक को मिल गया दिल्ली सल्तनत। तो ऐबक ने सबसे पहले 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, दिल्ली सल्तनत संस्थापित करने वाला शासक कौन था? सबसे पहले ऐबक था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। तो 1206 ईस्वी में जो है ऐबक ने, लेकिन अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में, जो आज के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में है। पहले लाहौर भारत में ही था। तो लाहौर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे इसका काफ़ी महत्व रहता है। तो इस तरीके से जो है ऐबक से संबंधित कुछ बातें थी मुख्य, जहाँ से प्रश्न आते हैं। ऐबक को क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया, क्योंकि लाखों का दान कहा गया करता था। इसके अलावा कुरान ख्वां कहा गया, क्योंकि कुरान उसको मुजबानी रटा था और उसकी आवाज़ सुरीली, कुरान गा के सुनाता था, तो कुरान ख्वां कहा गया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके हातिम ताई कहा गया, उसको हातिम कहा गया क्योंकि वो गरीबों के बीच मसीहा था। हातिम ताई कौन थे? जो गरीबों में मशहूर मसीहा, जो लुटा दे ऐसे ही गरीबों में अपनी धन संपत्ति, वो हातिम कहलाता है। तो इनको हातिम की भी उपाधि दी गई। तो इस तरीके से इन्हें सारी उपाधियाँ थीं। इसके बाद में आता है 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1210 ईस्वी में कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। हालांकि बीच में जो है एक और शासक आता है, लेकिन हमको जो है खिलजी वंश में, वो गुलाम वंश में 4 मुख्य शासकों के ही बारे में समझना है। गुलाम वंश के 4 मुख्य शासक ही महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ऐबक हो गया, और दूसरा हो गया आपका इल्तुतमिश, दूसरा हो गया इल्तुतमिश, और तीसरा हो गया आपका रजिया सुल्ताना, सुल्ताना डाकू नहीं, रजिया सुल्तान, और चौथा हो गया बलबन। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण हैं। तो ऐबक के बाद हालांकि आराम शाह आता है, आराम करता रहता है, आराम शाह को छोड़ दो। लेकिन आपको सीक्वेंस में याद रखने 11 शासकों के आपको सीक्वेंस ध्यान होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी इनके सीक्वेंस पूछ लेता है, क्योंकि वही हम पढ़ के नहीं जाते हैं और वही पूछ लेता है। तो सीक्वेंस 11 के याद होने चाहिए। ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, इसके बाद में जो है रजिया से पहले एक शासक आता है रुकनुद्दीन फिरोज, तो रजिया उसके बाद आती है। इसके बाद में 2 शासक और आते हैं, फिर नसरुद्दीन महमूद को याद रखना है। ठीक, नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बलबन के बाद में कैकूबाद और कैमूर्स आते हैं बारी बारी से। ठीक, तो कहीं कहीं कैमूर्स का उल्लेख मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि कैकूबाद की मृत्यु और कैमूर्स की मृत्यु एक ही साल में हो जाती है, आगे पीछे 5-6 महीने ही रहता है कैमूर्स। ठीक, तो इस तरीके से इन 11 शासकों को आपको सीक्वेंस में याद रखना। मैं PDF नोट्स इसीलिए देता हूं कि उस पर आप नज़र मारते चलो, चलो, बीच बीच में रिवाइज करते रहो। तो इस तरीके से ऐबक की कहानी पोलो खेलते समय खत्म हो जाती है। कहाँ पर? लाहौर में। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, ऐबक कहाँ मरता है? लाहौर में। मकबरा कहाँ है ऐबक का? लाहौर में।
ठीक। तो ऐबक का मकबरा भी लाहौर में है, वहीं मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके बाद में कहानी शुरू होती है 1210 ईस्वी से इल्तुतमिश की। अब इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी की स्थापना की। तुर्क चहलगानी की स्थापना करने वाला कौन शासक था? इल्तुतमिश था। तो तुर्क चहलगानी यानी 40 सरदारों का 40 तुर्क सरदारों की जो है जो एक संगठन बनाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको याद रखना। और इसके अलावा भारत में इक्ता व्यवस्था लाने वाला कौन शासक था? इल्तुतमिश था। भारत में सबसे पहले जो है टंका और जीतल नामक 2 सिक्के प्रचलित करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पहले टंका और जीतल भारत में नहीं चलते थे। भारत में सिक्के प्राचीन समय में सिक्के चलते थे, चांदी के, हमारे यहाँ चांदी के, सोने के बहुत सारे सिक्के पहले से चलते थे। सातवाहन शासकों ने शुरुआत बहुत सारे सिक्के जारी किए, गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्के तो बहुत पहले से चलते थे, लेकिन इनका टंका और जीतल को शुरुआत करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, टंका किस धातु की बनी थी? लोहे की, चांदी की, सोने की, टिन की, काहे की? चांदी की। और जीतल किसकी जो है किस धातु की थी? तांबे की, ठीक। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता। अब इक्ता व्यवस्था क्या थी? वही भूमिदान वाली प्रथा। भारत में भूमिदान की प्रथा तो सातवाहनों ने प्रारंभ की थी, ठीक। सातवाहन नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है, नागनिका ने जो है नानाघाट अभिलेख लिखवाया था, तो वहाँ उल्लेख मिलता है। लेकिन उसी व्यवस्था को इल्तुतमिश भारत में लागू करता है, जिसको इक्ता व्यवस्था कहते हैं। अर्थात नगद जो है वेतन ना दे करके जमीन के रूप में, भूमि के रूप में अपने अमीरों को या अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को, सिपाही सालारों को वेतन किस रूप में देना? भूमि के रूप में देना। तो धीरे धीरे भूमि इकट्ठा होती रहती है एक व्यक्ति के पास में, फिर वो उसी भूमि से टैक्स वसूलता है, लगान वसूलता है, कुछ लगान अपने पास रखता है, कुछ लगान सरकारी खजाने में जमा कराता है, ठीक। तो इस तरीके से ये इक्ती व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो एक इक्ता को संचालित करने वाला व्यक्ति कहलाता है इक्तादार। क्या कहलाता है? इक्तादार। जब इक्ता बड़ा हो जाता है तो एक राज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? एक परगना बन जाता है, एक राज्य बन जाता है, परगना नहीं, एक राज्य बन जाता है, जिसको सूबा कहा गया। बाद में क्या कहा गया? सूबा कहा गया। और उसका अध्यक्ष कहलाता है सूबेदार या इक्तेदार, ठीक। तो इस तरीके से जो है इल्तुतमिश ने व्यवस्था शुरुआत की। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद में रजिया बीच में जो है, और भी इसका भाई आता है, लेकिन रजिया जो है सुल्तान बनती है। ये इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की पहली जो है मुस्लिम शासिका बनती है। प्रश्न यहाँ से बनता है, छोटे मोटे परीक्षाओं में पूछ लेगा कि रजिया मतलब मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अब रजिया सुल्तान के समय की बस इतना ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा जो है ये मर्दों के लिबास में जाती थी दरबार में, ठीक है, मर्दों के लिबास में जा करके और न्याय करती थी। लेकिन इसका शासनकाल बहुत कम समय तक रहा, 4 वर्ष तक ही रहा, 1236 से लेकर के 1240 तक। इल्तुतमिश का 1210 से लेकर के 1236 तक। तो 1236 से लेकर 1240 तक इसका कहा, इसमें अल्तुनिया है, ये सब पात्र आते हैं जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कहानी के रूप में बताया था। अब वो सब कहानी फिर से बताएंगे तो इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा, तो हम फिर यहीं बैठे रह जाएंगे, इतिहास को दोहराते रहेंगे, इतिहास को दोहराते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कहानी वो सब नहीं बताएंगे। इसके बाद में बलबन आता है। मुख्य पात्र कौन है? गुलाब वंश में बलबन। तो बलबन जो है, इसके पहले, बलबन के पहले कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद गुलाब वंश का शासक था, जो 1242 से 45 से शायद 1242 से 1265 तक, कहीं 65 मिलेगा, कहीं 66 मिलेगा, ठीक है। तो 1246, अरे बलबन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इसके पहले की जो शासक था नसीरुद्दीन महमूद की बात कर रहा हूँ। 1242 से 46 तक, अरे नहीं 46 तक नहीं, हाँ 56 होगा, 1246 से 56 नहीं, 65 है, 65, ठीक है, 65 या 67 है, देख लेना अपने PDF में, 65 है ना। हाँ, 20 वर्ष तक शासन सत्ता पे रहता है कौन? नसीरुद्दीन महमूद, 20 वर्ष तक। और अप्रत्यक्ष रूप से बलबन जो है उसको संचालित करता है, क्योंकि बलबन को ही बता देता है कि तुम ही हमारे वजीर हो, तुम ही जो है सब कुछ हो हमारे। तो इस तरीके से बलबन अप्रत्यक्ष रूप से नसीरुद्दीन महमूद के समय में लगभग 20 वर्ष तक शासन करता है। इसके बाद में 1265, 1266 से 1287 तक
1287 तक बलबन का शासन रहता है। किसका शासन रहता है? बलबन का। तो बलबन क्यों महत्वपूर्ण है? बलबन आकर के एक तो सबसे पहले बात सबसे कट्टर और निरंकुश शासक था, सबसे कट्टर और निरंकुश। इसके पहले के शासक तो निरंकुश होते ही हैं, जिन पर मतलब वो जो भी निर्णय ले वही निर्णय सर्वोच्च होता है, सर्वमान्य होता है। लेकिन बलबन जो है सबसे पहला जो है हठी निर्णय और जो है निरंकुशी शासक सल्तनत का सिद्ध होता है, क्योंकि इसने जो है यहाँ पर जो है सजदा और पैबोस प्रारंभ किया। चरण चूमो, झुक करके सलाम करो, सजदा करो। सजदा और पैबोस प्रारंभ करने वाला कौन शासक था? बलबन था। रक्त और लौह की नीति कौन संचालित किया? बलबन ने। राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? बलबन ने। यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा ईरानी या फारसी या पारसी, तीनों नाम याद रखने, ईरानी, फारसी या पारसी त्योहार नवरोज किसने प्रारंभ किया? बलबन ने प्रारंभ किया। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बलबन के समय में कौन आता है भारत में? बलबन के समय से ही प्रारंभ हो जाते ना, इल्तुतमिश के समय से ही प्रारंभ हो जाते। मंगोल आक्रमण, प्रश्न आएगा, मंगोल आक्रमण भारत में कब से प्रारंभ हो जाते हैं? इल्तुतमिश के समय से ही। चंगेज खां भारत में आता है, ठीक है, किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खां जो मंगोल आक्रमणकारी था भारत आता है। और बलबन के समय में खूब आक्रमण होते हैं मंगोलों के, बलबन के समय में खूब आक्रमण होते हैं। और उसी आक्रमण में ही बलबन का एक पुत्र क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है, मारा जाता है, जिसके गम में, जिसके जो है एक विरह में इसकी भी मृत्यु हो जाती है बलबन की। तो बलबन ने लगभग 20 वर्ष तक इस तरीके से अपने कठोरता से जो है शासन संचालित किया। बलबन की मृत्यु के साथ में इसका पौत्र, 2 पौत्र बारी बारी से सत्ता में आते हैं, कैकुबाद और कैमूर्स या क्यूमर्स, ठीक। तो इस तरीके से 1290 तक कौन सा वंश खत्म हो जाता है? गुलाम वंश। 1290 तक गुलाम वंश खत्म हो जाता है। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा गया, ममलूक वंश भी कहा गया, इलबारी वंश भी कहा गया, क्योंकि इल्तुतमिश से लेकर के और जो है इसका क्या नाम है, जो नसीरुद्दीन महमूद था, वहाँ तक सब कौन थे? इलबारी तुर्क थे। कौन थे? इलबारी तुर्क थे। तो काफ़ी शासक इलबारी तुर्क थे। सब तुर्क तो सभी थे, लेकिन तुर्क में भी एक विशेष जाति के लोग थे। कौन? इलबारी। कहाँ से? इल्तुतमिश से। भाई ऐबक इल्तुतमिश का गुलाम था। ऐबक जो है इल्तुतमिश का, वो ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। और ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। तो इसलिए ये गुलामों की श्रृंखला से शुरू हुई, इसलिए इस वंश को क्या कहा गया? गुलाम वंश। क्योंकि बलबन भी गुलाम था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इस तरीके से गुलामों की श्रृंखला चलती गई, इसीलिए इसको गुलाम वंश का नाम दिया गया। लेकिन ममलूक थे। क्या थे ये? ममलूक गुलाम थे। कैसे गुलाम? ममलूक। क्योंकि जब सत्ता पर बैठते थे तो इनको दास्ता से मुक्त कर दिया जाता था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? ममलूक कहा गया। तो ममलूक गुलाम भी थे। तो इस तरीके से इस वंश का कई नाम आपको देखने को मिलता है। तो इसके बाद में कौन सा वंश स्थापित होता है? खुजली वंश, खिलजी वंश। कौन सा वंश आता है? खिजली वंश। भाई गुलामी करोगे फिर बाद में खुजली तो होगी ही ना, तो याद रखना है ऐसे, गुलामी कर करके खुजली होगी, तो फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है खिलजी वंश। कौन सा वंश स्टार्ट होता है? खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320 तक, 1290 से लेकर के 1320 तक। और ये खिलजी वंश ही था जो दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा कार्यकाल का था, सबसे छोटा कार्यकाल का था, 30 वर्ष के कार्यकाल का था। कौन सा? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? कैकुबाद और कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसकी स्थापना की? खिलजी वंश की। जो कौन था? कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था ये भी, ठीक। ये भी जो है उसके समय में नायब पद पर हुआ करता था। कैकुबाद और कैमूर्स के समय में नायब के पद पर होता था। और इसने स्थापना की थी तो ये लगभग 75-80 वर्ष के आयु में इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्थापना करता है किसकी? खिलजी वंश की। जलालुद्दीन दूसरे वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश की। तो इस संस्थापक के नाम आपको याद रखने हैं।
जितने भी वंश आए उनकी स्थापना कौन करता है, इसके भी नाम याद रखने, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसके समय में मंगोल आक्रमणकारी तायर जो है भारत में आक्रमण करता है। तो कई आक्रमण वैसे होते हैं, तायर का नाम याद रखना, ज़्यादा प्रश्न से आया नहीं है, लेकिन मंगोल आक्रमण होते हैं। तो मंगोलों को ये हराता भी है कौन, इसका भतीजा। कौन हराता है, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का और क्या नाम था, अली और गुरसप। अली और गुरसप किसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो ऑप्शन में आपको अलाउद्दीन खिलजी नहीं मिलेगा, कुछ कुछ ऑप्शन में गुरसप मिल सकता है। तो गुरसप किसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों को हराता है। और इसी के समय जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक़्तिदार था, कड़ा का जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, वहाँ का क्या था, इक़्तिदार था। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ का इक़्तिदार था कड़ा का कौन, अलाउद्दीन खिलजी या गुरसप। तो इसने जो है दो काम महत्वपूर्ण किए, मंगोलों को परास्त किया। किसके समय में, अपने चाचा जान के समय में, जलालुद्दीन के समय में मंगोलों को परास्त किया। कुछ लगभग 2000 मंगोल भारत में ही रह जाते हैं। जिन मंगोलों को जलालुद्दीन मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाता है तो उनको क्या कहा गया, नवीन मुसलमान। उनको क्या कहा गया, नवीन मुसलमान। तो नवीन मुसलमान कौन थे भारत में, मंगोल थे। कौन थे, मंगोल थे। मंगोलों को दिल्ली के आसपास बसा दिया गया तो उसको कहा गया मंगोलपुरी। उसको क्या कहा गया, मंगोलपुरी। तो इस तरीके से मंगोलपुरी बसाने वाला कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। इसके बाद में जब देवगिरी से धन संपत्ति लूट करके कौन आता है, गुरसप आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है। तो उससे भेंट करने जाता है दिल्ली से कौन, जलालुद्दीन, उसका चाचा। और वहाँ जो है हत्या कर देता है कौन, गुरसप। हत्या करके फिर गद्दी कौन प्राप्त कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, गुरसप जो था अलाउद्दीन खिलजी के नाम से सत्ता पर काबिज होता है। अब इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, बाजार नियंत्रण। यहाँ से प्रश्न आते हैं। अलाउद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, बाजार नियंत्रण। मलिक काफूर का नाम याद रखना है, मलिक काफूर, बाजार नियंत्रण। ये 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। ये 3 प्रकार के अभियान करता है। मंगोलों से निपटने के लिए एक अभियान करता है, उत्तर पश्चिम में भारत, इधर से मंगोल आ रहे थे ना, खैबर और जो है आपका गोमल दर्रों से, तो इधर एक सेनापति नियुक्त किया। और इसके अलावा उत्तर भारत को विजय करने के लिए ये वाला उत्तर, हालांकि इसके लिए दिल्ली सल्तनत से दक्षिण में था, लेकिन हम इसको उत्तर भारत कहते हैं। उत्तर भारत का अभियान जो है नुसरत खां के नेतृत्व में करवाया। उलूग खां और नुसरत खां जो है उत्तर भारत के अभियान में थे। दक्षिण भारत के अभियान में कौन जाता है, मलिक काफूर। तो बाकी नाम भूल जाओ, लेकिन मलिक काफूर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत का अभियान करता है। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, गुजरात अभियान के साथ में। कहाँ से, गुजरात अभियान से इसको 1000 दीनार में खरीदा जाता है। 1000 दीनार में जब नुसरत खां और उलूग खां जो है गुजरात अभियान करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं एक जो है किन्नर, एक हिजड़ा, एक जो है अच्छी तरीके से काफ़ी पारंगत सेनापति था, लड़ाकू था, तो उसको 1000 दीनार में खरीदते हैं। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। और मैंने बताया था दीनार मुद्रा दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। दीनार मुद्रा दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक मुद्रा है। आज के समय में एक दीनार जो है हमारे भारत के लगभग 250 रुपये के बराबर है। भारत के लगभग 250 रुपये के बराबर है। दुनिया के 7-8 मुल्कों में दीनार आज भी चलती है, यही मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज़ में। ठीक, तो इस तरीके से जो है 1000 दीनारी किसको कहा गया, मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर दक्षिण भारत का अभियान करता है। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख अभियान होते हैं। एक तो आपका देवगिरी वाला, एक कौन सा, देवगिरी महाराष्ट्र वाला, दूसरा जो है तेलंगाना वाला। ठीक, काकतीय वंश के शासक यहाँ पर थे। तेलंगाना में कौन थे, काकतीय वंश के शासक, जिसकी राजधानी क्या थी, वारंगल थी। और एक दक्षिण भारत में जो है पांड्य। फिर से इसको नक्शे में बना करके बढ़िया से बताते हैं। ये है आपका भारत का छोटा सा नक्शा। ठीक, यहाँ पर है तेलंगाना, जहाँ जिसकी राजधानी क्या है, वारंगल। यहाँ पर राजा था रुद्रदेव प्रताप। कौन था, रुद्रदेव प्रताप। ठीक, रुद्रदेव प्रताप, इसका नाम आपको याद रखना है, अभी बताएंगे क्यों। और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो देवगिरी था, जिसको बाद में दौलताबाद
देवगिरी को बाद में दौलताबाद MBT कर देता है, मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम बदल देता है। और यहाँ पर था आपका होयसल द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी, और दक्षिण में पांड्य राज थे। तो इन 4 राज्यों पर, दक्षिण भारत के 4 राज्यों पर कौन आक्रमण करता है? मलिक काफूर। तो इस तरीके से पूरे भारत को जो है एक कर लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पर आपको वारंगल वाली कहानी याद रखनी है। वारंगल में जो है यहाँ का जो रुद्र प्रताप देव जो शासक था, इसके समय में यहाँ का एक मशहूर हीरा था, गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया हीरा था, जिसको क्या कहा गया? कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। तो रुद्र प्रताप देव से कोहिनूर हीरा कौन प्राप्त करता है? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी तो आया ही नहीं था साथ में, कौन प्राप्त करता है? मलिक काफूर। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत में कोहिनूर हीरे का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण अभियान पर गया हुआ सेनापति मलिक काफूर से कहानी शुरू हो जाती है, किसकी? कोहिनूर हीरे की। और आज तक ये कहानी सुलझी नहीं, चलती रही है। अभी ये हीरा कहाँ पर है? इंग्लैंड के महारानी के ताज में लगा हुआ है। ये हीरा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नायाब हीरा है, इसके बराबर का हीरा दुनिया में नहीं है। इस बहुत महत्वपूर्ण हीरा है। इस हीरे ने जाने कितने लोगों की जानें ली हैं। ये हीरा है, जान लेता रहता है। ऐसा कहा गया है हीरा जब जब पुरुषों के पास गया है तो बर्बादी का कारण बना, और जब जब महिलाओं के पास ये हीरा गया है तब तक महिलाओं के पास रहा है तो सृजन का कार्य हुआ है। पुरुषों के पास गया तो बर्बाद हुए हैं, पुरुष बर्बाद हुए हैं। महिलाओं के पास गया, अभी महारानी के ताज में जड़ दिया गया है तो शांत चल रहा है इस समय मामला। भारत सरकार पीछे लगी कि हमारा हीरा था, वारंगल का था, जो गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, दो हमको। भाई वास्तव में चोरी करके तुम ले गए हो साले को, तो हमारा हीरा था। तो इस तरीके से यहाँ से रुद्र प्रताप देव जो है से हीरा प्राप्त करता है कौन? मलिक काफूर। और मलिक काफूर लेकर जाकर देता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम शासक था, शासक पूछेगा, प्रथम शासक था जिसके हाथ में कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। कहाँ से? वारंगल से। किस खान का है? गोलकुंडा के खान का। ठीक, जो आज का हैदराबाद वाला क्षेत्र है, हैदराबाद में ही जो है गोलकुंडा है, वहीं से क्या मिला? कोहिनूर हीरा। पहले तेलंगाना बहुत प्राचीन समय से थी, 2014 में तेलंगाना नया राज्य बनाया गया, लेकिन ये प्राचीन समय से ही तेलंगाना राज्य था। तो इस तरीके से ये दक्षिण भारत के कुछ विजय हुए जो अलाउद्दीन के समय के महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। बाजार नियंत्रण के लिए इसने क्या जो है बनाता है कि मूल्य निर्धारित कर देता है कि जब तक 20 वर्ष तक उस सत्ता में रहा तब तक किसी भी प्रकार की वस्तुओं की मूल्य बढ़ी नहीं। इसके अलावा इसने सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों में हुलिया व्यवस्था प्रारंभ किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहीं से प्रश्न आते हैं। हुलिया व्यवस्था, दाग व्यवस्था, सैनिक मतलब घोड़ों को दागने की व्यवस्था, सैनिकों की हुलिया रखने की, हुलिया मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन बनाना, उनका आई कार्ड जारी करना, एक रजिस्टर में नाम दर्ज करना, सैनिकों का लेखा जोखा बनाकर रखना, क्या कहलाता है? हुलिया व्यवस्था। घोड़ों पर शाही मोहर लगा देना, दाग देना कि घोड़े यही हैं, युद्ध में यही घोड़े जाने चाहिए। तो ये व्यवस्था किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है, कैंटीन व्यवस्था सैनिकों के लिए दी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्थापित की, और मंडियों का बाजार स्थापित किया। लगभग 4 प्रकार की मंडी थे जिनके अलग अलग जो है सहनाए मंडी के नाम से अधीक्षक होते थे। सहनाए मंडी अधीक्षक होते थे। तो इस तरीके से, और इसके अलावा दीवाने रियासत जो बाजार नियंत्रण का जो है एक विभाग था, तो किसने शुरू किया? दीवानी रियासत शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवानी रियासत के अंतर्गत ही आते थे सहनाए मंडी। सहनाए मंडी कौन होते थे? हर मंडी के, हर बाजार के अलग अलग अधीक्षक होते थे जो है उनको देख रेख करते थे कि किसी भी बाजार में जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उस मूल्य से ज़्यादा तो नहीं बेच रहे हैं, और तराजू में कम तो नहीं तौल रहे हैं। कम तौल रहे हैं तो मांस उतना निकाल लिया जाता था। इतना कठोर दंड था कि अगर कोई दुकानदार जितने वजन का सामान है उससे कम वजन का दे रहा है तो उतना ही मांस तौल करके उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। इतना कठोर जो है शासन सत्ता स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए तो ये सफल रहा। लेकिन उधर MBT असफल हो गया क्योंकि उसके समय में उसने योजनाएं लागू तो की लेकिन कठोरता से पालन नहीं कराया योजनाओं को। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर महत्वपूर्ण था। खिलजी वंश में इस तरीके से ये 2 ही शासक महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने स्थापना किया किसकी? खिलजी वंश की। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है, लोग अलाउद्दीन खिलजी को लगा देते हैं स्थापना करने में, लेकिन स्थापित किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। अब तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने।
गाजी मलिक, मलिक गाजी या गाजी मलिक, जिसने स्थापित किया तुगलक वंश की, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। किसके नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक, या फिर दोनों नाम याद रखने हैं, गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। इसने एक और उपाधि धारण की थी, तो गाजी की उपाधि हो गई, दूसरा मलिक उल गाजी, दूसरा मलिक उल गाजी। क्योंकि ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि गाजी मलिक ने लगभग 29 बार मंगोलों को परास्त किया था। कितनी बार? 29 बार। इसका पिता जो है मलिक नाम था, उसके पिता का क्या नाम था? मलिक तुगलक। क्या नाम था? मलिक तुगलक। इसीलिए इसने जो दिल्ली सल्तनत पर जिस वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम रखा गया तुगलक वंश। और इसकी माँ क्या थी? जटनी थी, जाट हिंदू थी। तो माँ जाट थी और पिता जो है एक तुर्क था, पिता एक तुर्क था। तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसने तुगलक वंश की स्थापना की। इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्थ, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया की कहानी यहाँ से शुरू होती है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्थ। कब कहा था? बंगाल से जब वापस आ रहा था, बंगाल बिहार के आक्रमण से वापस आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक, कहाँ? दिल्ली आ रहा था। और इसने संदेश भिजवा दिया था कि औलिया महोदय, जितना तुम्हारे पास संपत्ति, जो ऋण लिया है तुमने अलाउद्दीन वगैरह से, वो सब शाही खजाने में वापस कर दो। तो ये कहते हैं कि दिल्ली तो पहुँचो महाराज, तब तो देंगे। श्राप दे देते हैं, कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ, तुम दिल्ली पहुँच ही नहीं पाओगे, मर जाओगे, किसको देंगे। तो इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? जौना खां, जो इनका बेटा था। जौना खां ने अभियान, सफल अभियान के जो है उपलक्ष्य में स्वागत के लिए गयासुद्दीन तुगलक के लिए लकड़ी का एक महल बनवाता है। कहाँ पर? दिल्ली से पहले ही। किसमें? तुगलकाबाद में। कहाँ पर? तुगलकाबाद में। तो उस तुगलकाबाद में जो है लकड़ी का महल क्या हो जाता है? ढह जाता है। और लकड़ी का महल ढह जाता है, उसी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जौना खां, जो इनका बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी के, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, किसके नाम से? मोहम्मद बिन MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। कौन? जौना खां। अब ये जो है इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुआ। इसको कहा गया लंपट, इसको कहा गया विद्वान, इसको कहा गया पागल, इसको कहा गया रक्त पिपासु, क्योंकि इसने जो है ऐसे ऐसे कांड किए इतिहास में कि इसको जो है तमाम नामों से इतिहासकार संबोधित करते हैं। जब ये मरता है तो बदायूनी एक इतिहासकार था, वो कहता है राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो प्रश्न इतिहास में पूछा जाता है कि किसके लिए, किसने कहा? बदायूनी ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। सीधे स्टेटमेंट दे देगा, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा किस सल्तनतकालीन शासक के लिए कहा गया? तो किसके लिए कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। किस इतिहासकार ने कहा? बदायूनी ने कहा। किसने कहा? बदायूनी ने कहा। क्यों? क्योंकि इतना पढ़ा लिखा था और दिल्ली की जनता बेवकूफ़ थी, होशियार नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, दोनों में तारतम्यता बैठ नहीं पाती थी, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। तो जनता परेशान थी राजा से और राजा अपने जनता से परेशान था। अब राजा को अमेरिका जैसा जो है जनता चाहिए थी। अमेरिका जैसे पढ़ी लिखी जनता होती राजा के पास तो उसकी सारी नीतियाँ जो है सफल हो जाती। अमेरिका जैसे उसके जो है कम भ्रष्ट जो है अधिकारी होते तो सारी नीतियाँ सफल हो जाती। तो इसकी 5 नीतियाँ थी जो असफल हुई थी। कौन कौन सी? एक तो आपका द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। तो या 5 नाम याद रखने हैं। द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, द्वाब में कर वृद्धि। दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा में कांसे की मुद्रा, चांदी की जगह इसने कांसे की मुद्रा का चलन शुरू किया। और सांकेतिक मुद्रा के साथ में इसने राजधानी परिवर्तन किया। क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। तो दिल्ली की राजधानी अब कहाँ हो जाती है? देवगिरी, जिसका नाम बदल करके कर दिया दौलताबाद। तो राजधानी परिवर्तन हो गया। और इसके बाद में एक अभियान करता है मध्य एशिया में, खुरासान अभियान। कौन सा? खुरासान अभियान। खुरासान अभियान जो है ये भी असफल हो जाती।
क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। लगभग 1.5 लाख से ऊपर सैनिक जो है अब अग्रिम वेतन दे करके खुरासान अभियान को भी बंद कर देता है। तो खुरासान अभियान भी असफल। और इसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, हिमाचल और उत्तराखंड वाला क्षेत्र मिला करके कहलाता है, वहाँ का एक क्षेत्र है कराचिल। तो ठंड प्रदेश में इसने कराचिल अभियान कराया था। कराचिल अभियान में सारे सैनिक मारे गए थे, लगभग 11 सैनिक खाली वापस लौट के आए थे बताने के लिए कि महाराज बर्बाद हो गए, सारे सेना खत्म हो गई। वहाँ पर जो है ठंड से मर गई, कुछ जो है पहाड़ों में लटक पटक करके गिर करके खाइयों में तुम्हारी सेना सब खत्म हो गई। तो इस तरीके से इतनी सारी जो है योजनाएं विफल हो जाती है, इसीलिए इसको कहा गया है मूर्ख शासक। इसलिए इसको कहा गया मूर्ख शासक। जनता को परेशान किया था, राजधानी परिवर्तन के समय पूरी दिल्ली लेकर चला गया साथ में, तो जनता आधी मर गई, इसलिए कहा गया रक्त पिपासु। इसलिए क्या कहा गया? रक्त पिपासु। ये रक्त को ही पी गया जनता की, ठीक है, तो रक्त पिपासु कहा गया। तो इस तरीके से इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण शासक था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारे जो है विषयों का ज्ञाता था ये मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ साथ में? इसके समय में, हाँ, इसके समय में कौन एक यात्री आता है अफ्रीका से? इब्न बतूता। तो ये भी ध्यान रखना है, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को का निवासी भारत आता है, जिसको 8 साल के लिए काजी नियुक्त करता है, दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश। दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त करता है किसको? इब्न बतूता को। और इसे चीन का जो है राजदूत मंडल में, चीन के राजदूत मंडल में बना जो है भेजा जाता है। कहाँ पर? चीन भेजा जाता है। तो इस तरीके से 1341-42 ईस्वी याद रखना है जब इब्न बतूता जो है कहाँ जाता है? चीन जाता है। 1333 याद रखना है जब इब्न बतूता भारत प्रवेश करता है। इब्न बतूता की एक पुस्तक थी जिसका नाम था रेहला, किताबुल रेहला या रेहला। रेहला में ही डाक प्रणाली, डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। तो प्रश्न आ जाता है डाक व्यवस्था, डाक प्रणाली का वर्णन किस किताब में मिलती है? रेहला की किताब में। किसकी डाक व्यवस्था? मोहम्मद बिन तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक ने भी जो है डाक प्रणाली शुरू की थी, ठीक। तो इस तरीके से जो है रेहला पुस्तक में इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था जिसका क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। अब फिरोज शाह तुगलक की क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी? हाँ, सबसे पहले तो इसकी 2 बार ताजपोशी हुई थी। एक कहाँ पर हुई थी? थट्टा में। थट्टा में ही किसकी मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। और थट्टा में इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर थट्टा में ही सबसे पहले इसकी ताजपोशी कर दी गई। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। उसके बाद में उसी साल इसकी दोबारा ताजपोशी होती है, दिल्ली आकर के दिल्ली ताजपोशी अपनी करवाता है। तो एफएसटी जो है फिरोज शाह तुगलक किस लिए महत्वपूर्ण है? ये थोड़ा सा इसने कुछ काम किए, अच्छे काम किए, जैसे सुधारवादी काम किए, कल्याणकारी काम किए, तुष्टीकरण की नीति अपनाई इसने। कौन कौन सी नीति अपनाई? तुष्टीकरण की। तुष्टीकरण का मतलब उलेमाओं को खुश करने के लिए। उलेमा कौन होते थे? जो कुरान हदीस हैं इनकी व्याख्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उलेमा कहते हैं। हदीस और कुरान की व्याख्या करने वाले कहलाते हैं उलेमा। उलेमाओं को खुश करने के लिए इसने जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाई और ज्वालामुखी मंदिर, पुरी मंदिर, इन मंदिरों को नष्ट किया। इसलिए ये क्या बनना चाहता था? महमूद गजनवी बनना चाहता था। तो बुत सिकन किसको कहा गया है? महमूद गजनवी को। मूर्ति भंजक बुत सिकन किसको कहा गया है? महमूद गजनवी को। तो बुत सिकन, मूर्ति भंजक, हाँ, औरंगजेब ने भी जो है मंदिरों का जो है नष्ट कराया था। तो हाँ, सबसे पहले तो मूर्ति भंजक में अगर नाम आता है तो कौन होता है? महमूद गजनवी ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारा मंदिरों को नष्ट करवाया था। तो वो मूर्ति भंजक वो था। लेकिन मूर्ति भंजक बनना कौन चाहा? एफएसटी बनना चाहा, फिरोज शाह तुगलक बनना चाहा। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने, वो इसलिए इतिहास में नहीं जाना जाता है, इतिहास में कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है। कल्याणकारी योजनाओं के कारण दिल्ली सल्तनत का क्या कहा गया? इसको अकबर कहा गया। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। कल्याणकारी योजनाएं लागू की इसने। जैसे उसने कुछ विभाग, लोक निर्माण विभाग स्थापित किया, जो दीवाने बंदगान मतलब इसके समय में बहुत सारे दास हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा इतिहास दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास किसके पास होते थे? फिरोज शाह तुगलक के पास में। लगभग 1.5 लाख से अधिक इसके पास दास थे।
तो उन दासों की व्यवस्था देख रेख करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए दीवाने बंदगान बनाया गया। क्या बनाया गया? दीवाने बंदगान। आप दास रखे हैं तो दासों को ऐसे थोड़े नहीं कि खिला पिला करके बस मोटा कर रहे हैं। अरे दासों को खिला भी रहे हैं, कोई मरे ना, व्यवस्था भी बढ़िया कर रहे हैं, तो उनको कारखाने में लगा दिया जाता था। किसमें? शाही कारखाने में। शाही कारखाने में राजा की वस्त्र तैयार होते थे, राजा की खाने पीने की चीज़ें तैयार होती थी, तो वो सब शाही कारखाने में किनको लगा दिया जाता था? इन्हीं दासों को। तो उसकी देखरेख के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया, दीवाने खैरात स्थापित किया। ये दान करता था। दान मतलब उस तरीके से दान नहीं, वृद्धों को, महिला और जो है विधवाओं को, इन सब की देखभाल के लिए, इन सबको जो है अनाथों की और जो मतलब गरीब हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, तो उन सबको खैरात देता था। तो इसके लिए दीवाने खैरात, जैसे पीएम केयर फंड नहीं है, अभी स्थापित हुआ था कोरोना के समय में, तो हम लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसे डाले। एक दिन की तो हमारी सैलरी चली गई थी। इसके अलावा हमने सबसे पहले जो है 5,000 रुपये डोनेट भी कर दिया था पीएम केयर फंड में। फिर बाद में पता चला हमारी एक दिन की सैलरी भी जाएगी। हमने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो पीएम केयर फंड का पैसा जो है वही पैसे लगा करके कोरोना के समय में लोगों को डोनेट किया सरकार ने। किस फंड से? पीएम केयर फंड से। तो इसी प्रकार से दीवाने खैरात स्थापित किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग जो है, हज यात्रा प्रथम बार शुरू किया जो है, पहली बार मुस्लिमों को किस उस पर हज यात्रा तो चल ही रहा था, लेकिन किस जो है शाही खजाने पर, सरकारी धन पर, यानी सरकार पैसा खर्च करेगी हज जाने के लिए। कहाँ पर? मक्का और मदीना की सैर कराने के लिए। तो शाही सरकारी खर्चे पर किसने शुरू किया? एफएसटी ने। हाँ, दारुल सफा सरकारी चिकित्सालय इसने खुलवाया, यानी सरकार के पैसे से लोगों की क्या होगी? देख रेख होगी। तो दारुल सिफा या दारुल सफा, हाँ, सरकारी अस्पताल बनवाया इसने। तो ये सब प्रश्न आते हैं। इसके अलावा नहरों का जाल किसने बिछवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन पहले शुरुआत में सबसे पहले नहर किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। हाँ, जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर बनवाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन 5 बड़ी नहरों को जो है एक जाल बिछवा दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आप नहर से सिंचाई करोगे तो सिंचाई फ्री में तो होगी नहीं, तो एक टैक्स भी लिया जाएगा, हर्ब, एक टैक्स जिसका नाम रखा गया हर्ब ये सब। तो इस तरीके से एक जो है टैक्स लिया गया, हर्ब ये सब नामक। कौन सा टैक्स था? सिंचाई पर। सिंचाई पर एक कर आरोपित किया किसने? मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने। हर्ब ये सर्ब है शायद, हर्ब ये सर्ब, ठीक है, शरबत से नाम याद रखना, सर्ब, हर्ब ये सर्ब, शरबत से सिंचाई कर रहे हैं, ऐसे याद हो जाएगा, हर्ब ये सर्ब। और एक पेंशन विभाग शुरुआत किया दीवाने इस्तिहाक नाम से। कौन से नाम से? दीवाने इस्तिहाक नाम से पेंशन, यानी सामाजिक कल्याण का कार्य किया। जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ठीक है, जिनको जो है रिटायरमेंट के बाद में भी जो है पेंशन चाहिए, तो उनके लिए, वृद्धों के लिए पेंशन विभाग स्थापित किया, जिसका नाम था दीवाने इस्तिहाक। तो इस तरीके से इस कल्याणकारी शासन सत्ता के लिए किसको जाना गया? एफएसटी को। अब इसके बाद में कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश। कौन सा वंश? हाँ, चले जाओ। इसके बाद में कौन सा वंश आया? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। किसने स्थापित किया था? खिज्र खान ने। तो अब ऐबक ने गुलाब वंश की स्थापना की, और खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। और खिज्र खान ने किसकी स्थापना की? सैयद वंश। तो सैयद वंश में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, खिज्र वंश का नाम याद रखना है। सैयद वंश ने इस सैयद वंश की स्थापना की। और सैयद वंश खिलजी वंश के बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है, जो सबसे कम समय तक, लगभग 36 वर्ष तक सत्ता में रहता है। कौन? खिलजी वंश। खिलजी वंश कह रहा हूँ, सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में आखिरी वंश कौन सा है? लोधी वंश। और सैयद वंश को पहला कौन सा वंश कहा गया? शिया वंश। खिज्र खां एक शिया था, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत पर पहला शिया वंश कौन था? सैयद वंश था। और पहला अफगान वंश कौन था? लोधी वंश। इसके बाद में लोधी वंश की स्थापना होती। लोधी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। तो वो अकेला सिया था ना, सिया वंश थोड़े नहीं था उसका। सिया वंश, पहला सिया वंश कौन था?
सैयद वंश था और एकमात्र शिया वंश था। ठीक, इसके बाद कोई शिया वंश नहीं आए। तो इस तरीके से जो है लोदी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने जौनपुर को जीत लिया था। जौनपुर को जीत करके फिर एक सिक्के चालू किए थे चांदी के, बहलोली सिक्के। कौन से सिक्के? बहलोली सिक्के। तो चांदी के सिक्के बहलोली सिक्के चलाने वाला कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र जो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सत्ता पर बैठता है और सिकंदर लोदी इस वंश का एक थोड़ा जो है महत्वपूर्ण शासक था, महान शासक सिद्ध हुआ इस वंश का, लोदी वंश का। जो क्यों महत्वपूर्ण है? 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की। 1506 ईस्वी में आगरा को इसने अपनी राजधानी बना दी। ठीक, इसके अलावा इसने कौन कौन से काम किए थे? हाँ, ये कविता भी लिखता था। तो इसका पेन नेम क्या था? जिस उपनाम से कविताएं लिखता था उसका नाम था गुलरुखी। किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से। तो इस तरीके से जो है इतिहास में ये जो है गुलरुखी उपनाम से जाना गया। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का पुत्र जो है इब्राहिम लोदी आता है, जो सबसे बकलोल शासक सिद्ध हुआ, सबसे बेकार शासक सिद्ध हुआ। इसके समय में जनता जो है परेशान रहती थी, दरबारी इसके परेशान रहते थे। तो इसीलिए भारत में किसको आमंत्रित करते हैं? बाबर को आमंत्रित करते हैं। और बाबर के साथ इसका जो है पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के समय में 21 अप्रैल 1526 को। और पानीपत के युद्ध में जो है इसकी हार हो जाती है और मौत हो जाती है। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि इतिहास का वो कौन सा शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया? वो कौन सा पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और 1526 ईस्वी में भारत में प्रारंभ होता है मुगल वंश। तो इस तरीके से ये पूरा जो है समराइज करा दिया मैंने क्या? दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर शुरू होता है मुगल वंश, जो स्थापित किया था बाबर ने।